हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोगों ने 1833 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हम लोगों ने बताया था कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बताया गया था कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये क्या था उस टाइम मैंने बताया था कि सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल ना होकर के बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल का पता उसे हटा दिया गया और उसे क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो इसलिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, क्योंकि ये शुरुआत कब से हुई थी? जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन जब ये गवर्नर थे तो 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसमें कहा गया कि अब वो बंगाल के नहीं बल्कि पूरे भारत के, ब्रिटिश भारत के क्या होंगे? गवर्नर जनरल होंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जबकि भारत के, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अंतिम थे क्योंकि उसके बाद से तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लेकिन इनके बाद से बनाया गया, जब ये थे उसी समय बनाया गया। तो इसीलिए ये क्या हुआ? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, लेकिन उसी पद को क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। फिर अगला देखिए भाई, फिर 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि 33 के बाद से तो भारत का गवर्नर जनरल होने लगा था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद था वो समाप्त कर दिया गया था। तो जो भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम कौन सा थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कब की बात कर रहे हैं? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ये जो एक्ट आया था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की एक नीति थी जिसे हम लोग इतिहास में हड़प नीति के नाम से जानते हैं, विलय नीति भी कह सकते हैं और हड़प नीति भी कह सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये राज्य हड़प लेता था। जैसे भारत में एक ऐसा राज्य, प्रथम राज्य था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में मिला लिया गया था, जिसका नाम है सतारा। सतारा कहाँ है? ये महाराष्ट्र। तो सतारा राष्ट्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में मिलने वाला पहला राज्य था। ये किसमें मिला लिया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में सतारा जो राष्ट्र था, सतारा उस टाइम अब कहाँ है? ये महाराष्ट्र। तो ये पहला ब्रिटिश इंडिया में मिलाया गया राज्य था। फिर लॉर्ड डलहौजी जो था उसी के शासनकाल में किस एक्ट के तहत बता रहे हैं? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ? भारत में पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। उसी समय भारत में रेल चलाई गई। सन 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाई गई और कहाँ से चलाई गई? मुंबई से ठाणे। मुंबई मतलब बम्बई। बम्बई से कहाँ तक? ठाणे तक। ये जो रूट था कितने किलोमीटर का? 34 किलोमीटर में ये रेल चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीयों को भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए रास्ते उनके लिए खुल गए। लेकिन जो ये कंपटीशन होता था, जो सिविल सर्विसेज था, ये इसकी परीक्षा कहाँ होती थी? तो इसकी परीक्षा लंदन में होती थी। कहाँ होती थी? लंदन में। तो उसी समय सिविल सर्विसेज में भारतीयों को भी भाग लेने का अधिकार दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में डाक व्यवस्था किसकी स्थापना की गई? डाक व्यवस्था। फिर क्या हुआ
कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रतियोगी परीक्षा, जिसे हम लोग कंपटीशन कहते हैं। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही प्रतियोगी परीक्षाओं का गठन किया था, क्योंकि उसमें जो महत्वपूर्ण पद होते थे तो किसके द्वारा जाने लगे थे? प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से। फिर क्या होता है, सन 1858 ईस्वी में, सन 1858 ईस्वी में एक आया भारत शासन अधिनियम। सन 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। उस समय जब ये अधिनियम आया था 1858 वाला, तो इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे, भारत में गवर्नर जनरल, भारत में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो सन 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत महारानी का घोषणा पत्र आया, महारानी का घोषणा पत्र आया। अच्छा, महारानी का घोषणा पत्र क्या है? क्योंकि भारत में जो भी सरकारें चलाई जाती थी या जो भी शासन चलता था वो ब्रिटेन से चलता था। उसे हैंडल कौन कर रहा होता था? ब्रिटेन की संसद उसे हैंडल कर रही होती थी। तो सारे नियम कहाँ पारित होते थे, कहाँ पास आउट होते थे? तो सारे जो भारत में बनाए जाने वाले नियम थे वो पहले से ही ब्रिटेन में पारित किए जाते थे, जो ब्रिटेन की संसद होती है। जो मैंने पहले ही कल बताया था कि सन 1773 ईस्वी में, सन 1773 ईस्वी में एक्ट आया था जिसका क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो सन 1773 में आया था वो ब्रिटेन की संसद में पारित पहला अधिनियम था, ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ था। तो वैसे ही तब से सारे जो अधिनियम थे, जो भी पास होते थे भारत के लिए, कानून के लिए जो भी नियम बनाए जाते थे वो ब्रिटेन में ही पारित होते थे, उसके बाद में भारत भेजे जाते थे। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इस भारत शासन अधिनियम में उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और महारानी का घोषणा पत्र आया जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। और कहाँ पढ़ा? उस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़ा, जो आजकल प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या पढ़ा? महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। मैंने अभी भी बताया था कि सन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन 1858 के चार्टर एक्ट के तहत, किसके? 1858 के चार्टर एक्ट के तहत जो लॉर्ड कैनिंग था, जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, इसे क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त कर दिया गया। और 1858 ईस्वी के इस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत वायसराय का पद सृजन किया गया। किस पद का सृजन किया गया? वायसराय। तो 1858 के चार्टर एक्ट के तहत या भारत शासन अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का पद था, कौन से गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया और एक नया पद लाया गया, वायसराय। बात समझ में आई? तो ये कह सकते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग था ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जबकि ये भारत का प्रथम वायसराय था। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। और अंतिम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद में तो कोई गवर्नर जनरल बना ही नहीं, इसके बाद से तो वायसराय का पद आ गया और इसी को वायसराय भी बनाया गया। तो सबसे पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग था। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कोई वायसराय, इसके बाद से तो वायसराय का पद आ गया। तो इसलिए लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। ये अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था। इसी के समय में एक सचिव के पद का गठन किया गया, भारत सचिव, जिसका कहते हैं सचिव के पद का गठन करने का मतलब है भारत सचिव। वो भारत सचिव होता था।
इसी एक्ट के तहत जो है, इसी अधिनियम के तहत भारत सचिव के पद का गठन किया गया, सृजन किया गया। और प्रथम सचिव था कौन? लॉर्ड स्टैनले था, लॉर्ड स्टैनले। जो भारत सचिव के पद का सृजन किया गया, ये कहाँ किया गया? ये भी लंदन में ही किया गया। ये ब्रिटेन की संसद में इस पद का गठन किया गया। किस पद का? भारत सचिव के पद का गठन किया गया। और भारत सचिव बनाकर किसको भेजा गया ब्रिटेन से? स्टैनले को भेजा गया, लॉर्ड स्टैनले को भेजा गया। तो लॉर्ड स्टैनले जो थे भारत के प्रथम सचिव थे, जो सचिव के पद का गठन हुआ था। प्रथम सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनले थे। फिर क्या होता है? सन 1909 ईस्वी में, सन 1909 में भारत शासन अधिनियम आया। कौन सा? 1909 भारत शासन अधिनियम। 1909 भारत शासन अधिनियम। इस समय लॉर्ड मिंटो मार्ले, देखो भारत शासन अधिनियम जो 1909 था, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जो 1909 भारत शासन अधिनियम है, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार, कौन सा सुधार? मार्ले मिंटो सुधार, इस नाम से इसे हम जानते हैं। किसको जानते हैं? 1909 भारत शासन अधिनियम को हम जानते हैं। फिर क्या हुआ? ये मार्ले मिंटो सुधार है क्या? ये जो मार्ले थे, जो मैंने बताया था कि 1858 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के तहत जो सचिव के पद का ग्रहण किया गया था, जो सचिव का पद लाया गया था, तो जो मार्ले क्या थे? तो ये लॉर्ड मार्ले जो थे, ये सचिव थे। ये उस टाइम भारत के सचिव थे। ये ब्रिटेन से नामित होकर के आए थे। और जो मिंटो थे, मतलब लॉर्ड मिंटो, ये भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, जबकि जो मार्ले थे, ये क्या थे? सचिव थे। ये सचिव थे। और लॉर्ड मिंटो जो थे, ये वायसराय थे। और 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत, 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए क्या किया? पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। और भारतीय समाज को काहे की स्थापना की गई? पृथक निर्वाचन मंडल। और 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत जब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग नहीं की गई, पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया। और इस आधार पर भारतीय समुदाय का विभाजन हो गया। जो भारतीय समुदाय का, जो भी भारतीय समुदाय था, उसका विभाजन कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय समाज को विभाजित कर दिया गया। भारतीय समाज को विभाजित कर दिया गया। और इसे ड्रैगन टीथ की संज्ञा दी। इसे कैसी संज्ञा दी? किस संज्ञा से जाना जाता था? ड्रैगन टीथ। किसे? जो भारत में विभाजन हुआ, इसे लॉर्ड मिंटो ने, किसने? लॉर्ड मिंटो। किस नाम से बताया है? ड्रैगन टीथ। तो इसी अधिनियम के तहत जब भारतीय समुदाय को विभाजित कर दिया गया, धर्म के आधार पर और भी कई तरीके से जब बांट दिया गया, तो इसे लॉर्ड मिंटो ने ड्रैगन टीथ की संज्ञा दी। फिर क्या होता है कि सन 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। कब आया भारत शासन अधिनियम? सन 1919 में आया। उसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड।
1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या था? तो मॉन्टेग्यू जो थे ये सचिव थे, ये उस समय भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, और जो चेम्सफोर्ड थे ये भारत के वायसराय थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन, मतलब जो राज्य थे उसमें द्वैध शासन लगाया गया। तो 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में क्या हुआ? द्वैध शासन, द्वैध शासन लगाया गया। कहाँ लगाया गया? प्रांतों में 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। भारत में लोक सेवा संघ, भारत में जो जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, भारत में यूपीएससी लोक संघ सेवा जो है यूपीएससी का गठन किया गया। कहाँ गठन किया गया? भारत में। किस अधिनियम के तहत? 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा संघ का गठन किया गया। फिर क्या बताया गया कि इस अधिनियम में 1919 भारत शासन अधिनियम में क्या बताया गया कि पहली बार जो भारत सचिव था, जो भारत सचिव के पद, जो भारत सचिव का जो पद था उस पद पर जो खर्च आता था, पहली बार ये पारित किया गया कि जो भारत सचिव के पद का जो खर्च है वो कौन सी सरकार उठाएगी? ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रयास किया गया। तो भारत सचिव, जो भारत सचिव का जो खर्च था, किसका? भारत सचिव का जो खर्च था वो कहाँ से देने का प्रयास किया गया? ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रयास किया गया। कहाँ से? ब्रिटिश राजस्व से। तो बताया गया भारत सचिव के पद का पर जो खर्च होता था तो उसे कहाँ से देने का प्रयास किया गया? ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रयास किया गया। फिर इस जो भारत शासन अधिनियम था इसमें कुछ चीज़ें और बताई गई। इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई। रिस्पॉन्सिबल जो शासन होता है इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई। किस अधिनियम के तहत? 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत उत्तरदायी शासन की बात की गई। फिर क्या होता है? 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत ही इसकी समीक्षा के लिए, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, अच्छा अधिनियम हुआ था 1919 में और इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया गया। 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया गया और वो आयोग का नाम क्या था? साइमन आयोग। साइमन आयोग का गठन किया गया। और अगर हम 1919 की बात करें तो 1919 की जो घटना है इसमें कई घटनाएं हुई, लेकिन उसमें से कुछ घटनाएं बहुत प्रमुख हैं और उसमें से एक घटना विशेष है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि सन 1919 में मार्च महीने में 1919 में क्या हुआ? एक कांड हुआ था जिसका नाम है जलियांवाला कांड। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। तो फाइनली इस कांड को लेकर के, क्योंकि इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी 1919 में, तब ये अधिनियम बन के आए और चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये जो जलियांवाला हत्याकांड है ये कुछ इतिहास से संबंधित है। तो जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इन सभी जितने भी हत्याकांड हुए, जो भी एक्ट हुए और जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं हैं वो हम लोग हिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए हम लोग जलियांवाला हत्याकांड अभी न पढ़ करके हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ? सन 1928 ईस्वी में साइमन आयोग आया। इसे हम लोग जो है श्वेत कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इस आयोग में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और 7 के साथ कौन थे? ये ब्रिटिशर्स थे, मतलब अंग्रेज, गोरे थे। तो जो अंग्रेज गोरे थे तो उनको क्या कहा जाता था? गोरे। तो इसलिए इस आयोग को क्या कहा गया? श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन को हम श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इतिहास में इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कहते हैं इसे? श्वेत कमीशन।
1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जब प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, जब प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया तो यहाँ पर दो विषय थे। कौन कौन से? एक था केंद्रीय विषय और दूसरा था प्रांतीय विषय। अब जो केंद्रीय विषय था इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते थे? जैसे कि राजस्व वाला, रेवेन्यू वाला, राजस्व, पुलिस, न्याय, इस प्रकार के डिपार्टमेंट कहाँ आते थे? मतलब जिनसे आमदनी होती थी, जिनसे पैसा मिलता था, तो ये डिपार्टमेंट केंद्रीय विषय में आते थे। प्रांतीय विषय में क्या आते थे? प्रांतीय विषय में स्थानीय सेवाएं, स्थानीय जो शासन होता था, स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार के जो चीज़ें बनाई गई थी वो प्रांतीय विषय में थी और केंद्रीय विषय में राजस्व, पुलिस, न्याय, इस प्रकार के डिपार्टमेंट बनाए गए थे। अब देखो जो केंद्रीय डिपार्टमेंट था, जो केंद्रीय विषय के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट बने हुए थे, जो भी डिपार्टमेंट थे, राजस्व, पुलिस, न्याय, एक्सेट्रा करके जो भी डिपार्टमेंट थे, इनसे ब्रिटिश सरकार को पैसा मिलता था। लेकिन जो प्रांतीय विषय के अंतर्गत स्थानीय शासन, शिक्षा और स्वास्थ्य थे, इनसे पहले तो ये सुनिएगा, जो राजस्व, पुलिस, न्याय थे, इस पर केंद्रीय विषय में आते थे और इस पर शासन कौन करता था? इस पर शासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद के माध्यम से करता था। कौन करता था? गवर्नर जनरल। किसके माध्यम से? अपनी गवर्नर जनरल परिषद के माध्यम से करता था, परिषद। जबकि स्थानीय शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य जो प्रांतीय विषय थे, इस पर भारतीय मंत्रियों द्वारा शासन किया जाता था। किसके द्वारा शासन किया जाता था? भारतीय मंत्रियों द्वारा। तो यहाँ शासन कौन करता था? भारतीय मंत्री। प्रांतीय विषयों पर, जो प्रांतीय विषय के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट थे, इसमें बहुत ज़्यादा आमदनी या बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होती थी। कमाई कहाँ से होती थी? केंद्रीय विषय से। बात समझ में आई? तो प्रांतीय विषय पर शासन भारतीय मंत्रियों द्वारा किया जाता था। अब भारतीय मंत्री क्या? क्योंकि भारत में भी उस समय चुनाव होते थे, और जो आंतरिक सरकारें बनती थी उसमें भारतीय मंत्री होते थे, और वो कहाँ कार्य करते थे? स्थानीय स्वशासन पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। अब 1919 भारत शासन अधिनियम हो गया। अब अगला शासन अधिनियम कौन सा है? 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम जो है, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।